अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं ज़रा खोड़ो में साथ है शाहज़ेब जिलानी और आज कॉल इन डे है तो हम आपकी बातें सुनेंगे। पहले कॉलर हैं कामरान अली शाह नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पहली बच्चों की मजलिस में कहा शौक बच्चे ने, हमारी ताक में दुश्मन बड़े तैयार बैठे हैं। अजीजों साथियों मंसूबा बंदी के जमाने में गनीमत है कि हम सूरत यहाँ दो चार बैठे हैं। पाकिस्तान रेलवे के हवाले से चंद एक गुजारिशात हैं जो उनके सीईओ हैं आमिर अली बलूच साहब उनके सामने, कि ये जो इकोनॉमी क्लास है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं। एक तो सब स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का पानी बेचा जा रहा है, डबल कीमतों पे बेचा जा रहा है, और दूसरा जूसेस वगैरह भी बहुत ही लो क्वालिटी के हैं, और पंखे गायब हैं कोचिस में, और बाथरूम में लोटे नहीं हैं, और स्टेशन पे भी यही हालात हैं कि डबल कीमत पे हर चीज़ बेची जा रही है। तो इसका वो नोटिस लें और आवाम को रिलीफ दें। अब तो रेलवे जो है वो सरप्लस यानी वो फायदे के अंदर है, तकरीबन 80 अरब रुपए उन्होंने कमा लिए हैं। तो सिंध के अंदर भी जो है वो बहावलपुर और रायवंड की तरफ पे स्टेशन तामीर किए जाएं। शुक्रिया। ठीक है, जायज़ है। इकोनॉमी क्लास, इकोनॉमी क्लास जो भी क्लास हो। अगले कॉलर हमारे शमसुज़्ज़ोहा ज़ुबैरी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत साहब, आपको भी सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जगा दिया आपने। तीसरे आपके साथ की नहीं है। बहरहाल मैं आपका रेगुलर कॉलर हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? शुक्रिया जी बिल्कुल। आप बताएं। मैं फिर एक दफा आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाह रहा हूँ एक बहुत ही मजलूम तबके के लिए, जिसे कहते हैं EOBI के पेंशनर्स, छोड़ पेंशनर्स। इस बजट में गवर्नमेंट ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया और पेंशनर्स की, गवर्नमेंट पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा किया, लेकिन वो इस मजलूम तबके को भूल गए और वो पेंशन वही 10,000 की 10,000 ही रही। और वज़ीर खजाना साहब ने ये कहा कि जी EOBI खुद बढ़ाए। तो EOBI की बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने अभी बजट अप्रूव किया है जिसमें इनकी कंट्रीब्यूशन भी यानी तकरीबन 70 अरब के करीब इनका बजट है, और तकरीबन इतना ही इनका प्रॉफिट है जो कि इन्वेस्टमेंट पे है। तो इनकी इनकम तो बहुत बढ़ गई, लेकिन ये उन पेंशनर्स को जिनका ये फंड है उनको देने को बिल्कुल तैयार नहीं है ये उसमें से कुछ भी। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये हुकूमत को आप जरा थोड़ा सा झंझोड़ें के साथ, ये 40-40 साल इन लोगों ने खिदमत की है प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, और ये इनका पैसा, अपना पैसा है, इसमें गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं है। मैचिंग ग्रांट 95 में बंद कर दी थी गवर्नमेंट ने, लेकिन इसके बावजूद ये देने में तैयार नहीं है। फंड है इनके पास, इनकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी रीवैल्यू हो रही है, सब कुछ अच्छे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन ये उनको देने को तैयार नहीं है। तो मेरी आप बल्कि शाहज़ेब जिलानी साहब आपसे दरखास्त है कि आप इनको भी टेकअप करें, यानी EOBI को टेकअप करें, और ये हमारा पैगाम जो है ये तक पहुँचाएं। मेरी आपसे दरखास्त है दोबारा। जी जी शुक्रिया। आपकी हमने बात हुई थी माजी में भी, हाँ, हमने उनसे रब्ता किया है, रिक्वेस्ट भी किया है कि आप आके ये एक्सप्लेन करें। अगर ये तासुर है कि फ़ंड्स भी हैं आपके पास, आपने वो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, लेकिन आप पेंशनर्स को देने से इनकारी हैं, अगर ऐसा है तो आके एक्सप्लेन करें कि EOBI का कोई और काम तो नहीं है ना? नहीं, मेनली तो यही काम यही है ना उनका, मतलब वो यू हैव वन जॉब वाला सीन है। ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम जो है वो यही मतलब है। नाम में ही लिखा हुआ है ना? नाम ही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है जी। एहतशाम हैदर हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जरार भाई जी। एंड शाहज़ेब भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़ीशान हैदर, शाम हैदर नहीं, सॉरी, मैं ज़ीशान हैदर हूँ। अच्छा ज़ीशान हैदर, सॉरी। जी ज़ीशान हैदर। ओके ओके। अच्छा जरार भाई, मैंने ये एक सवाल करना था वैसे एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से, कि सर ये जो मुल्क में चल रहा है, ना हमारी जुडिशरी पे कोई बिलीव कर रहा है, ना हमारी फौज पे, ना सियासतदानों पे, ना मीडिया पे, तो मुझे ये बताएं कि अब इसका क्या हाल है? कोई जो न्यूट्रल सहाबी भी किसी जमात के हक में अच्छी बुरी बात करते हैं, उसको भी कहते हैं कि जी ये फलानी जमात से है। अगर कोई जज रिमार्क्स देते हैं तो कहते हैं जी ये फलानी जमात से हैं। तो इसका मुझे तब जो आम पाकिस्तानी हमारे रन में क्या, ये कन्फ्यूजन कैसे दूर होगी? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि हम लोग जा किस तरफ रहे हैं। नहीं होगी,
नहीं होगी हर दूर। कोई जो है ना वो मारा मारी में और हाँ, एक दूसरे पर जमात और ऐसा ही है, इतना माहौल हमारा जो है ना वो पाकिस्तान का ऐसा हो गया है कि बहुत गंदा हो गया। कोई बात करते हुए डरता है। नहीं सही इसी बात मामले है। में भी। अब हम हमारा तो मतलब क्या कहते हैं, हम तो मजबूर हैं, नहीं तो वैसे बात करने का तो मूड हमें भी नहीं है। आपको बात करने का मूड होता है? नहीं होता, मुझे तो नहीं होता। जब एक माशरा एक हद से ज़्यादा तकसीम हो जाए ना, तो फिर यही आपको नज़र आते हैं कि हम एक दूसरे की बात सुनते सिर्फ इसलिए कि हम किसी तरह ना उसमें कोई गलती निकालें या कोई पॉइंट मिले जिस पर हम अटैक कर सकें। कोई सुनना एक दूसरे की बात सुनने या समझने के लिए तैयार नहीं है। मतलब हद की पोलराइजेशन है, ज़ाहिर है, और उसके असरात हम सबके सामने हैं। और मुझे तो इसका कोई ऐसा हल नहीं नज़र आता। मुझे इसका कोई ऐसा हल नहीं। देखिए, अगर आप वैसे फंक्शनिंग डेमोक्रेसीज को देखें तो उसमें चेक एंड बैलेंस होता है। मतलब कभी पार्लियामेंट लॉ पास करेगा, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करेगा, मीडिया क्रिटिसाइज करेगा। वो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का एक बुनियादी जुज़ है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमने क्या देखा है कि इदारे आपके मुस्तहकम हैं नहीं, शख्सियात उन पर हावी होती हैं। हम ये देख रहे होते हैं कि चीफ़ जो है फ़ौज का वो कब रिटायर होगा, ये जो चीफ़ जस्टिस बैठा है ये कब रिटायर होगा, जेल वाला जो है वो बाहर कैसे निकलेगा। हमारी पॉलिटिक्स जो है वो शख्सियात के गिर्द घूमती है। और चूँकि हमारे माजी में एक लंबी हिस्ट्री है जब एक इदारा हर चीज़ पर हावी है और वो दूसरे जो जमहूरी इदारे हैं उनको अंडरमाइन करता हुआ आया है, तो फिर हम हर चीज़ को उस तनाजुर में देखते या हैं। किसी भी इदारे को, जमहूरी हो या ना हो, एनी पिलर ऑफ स्टेट। मतलब मैं बात कर रहा हूँ अदलिया की, मैं बात कर रहा हूँ मीडिया की। ये आपके जमहूरी इदारे हैं वो अंडरमाइन होते आए हैं। और इसलिए हमारी ये एक आदत है कि हम हर बात को फिर उसी जाविये से देखते हैं क्योंकि हमारा लंबा तजुर्बा है। अभी ये आखिरी जो फैसला आया फुल कोर्ट का, इस पर भी आपने देखा होगा कि हमारे जो सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, ये वो हैं यार, वो कितना ज़्यादा, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा आगे जाके इंसिन्यूएट कर रहे थे कि अदलिया तकसीम है, फलां के ताने बाने फलां से मिल रहे हैं, यूं हो रहा है, ये इस एजेंडे पे चल रहा है, वो उस एजेंडे पे चल रहा है। मेरा ख्याल है कि वो हमारा सियासतदानों के बयान देख लें, सियासतदानों के आज आप बयान देख लें जो मरियम नवाज साहिबा का आया है। कहने का मकसद ये है कि ये हम रिस्पेक्ट नहीं करते अपने इंस्टीट्यूशंस को। उसमें हमारे इंस्टीट्यूशंस का अपना भी किरदार है। हमारे माजी के जो चीफ जस्टिस साहिबान गुजरे हैं या आर्मी चीफ्स गुजरे हैं, उन्होंने जिस तरह अपनी रेपुटेशन ख़राब की इदारों की, उनका बड़ा उसमें हाथ है। तो आपकी जो ये फ्रस्ट्रेशन है ना, फ्रस्ट्रेशन भी है, कन्फ्यूजन भी है। जो आपने कहा ना कि हमें समझ नहीं आता कि हम फिर कैसे देखें आगे कैसे बढ़ेगा, तो ये हमारा एक इज्तिमाई मसला है, आप अकेले नहीं। एक और चीज़ है इसमें मैं इजाफा करना चाहूँगा, अगर हम सियासत और जमहूरियत को एक दफ़ा साइड पर रखें यार, मईशत का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि देखें, जब आपका पेट भरा हुआ होता है ना यार, आपको पता है कि यार मैं इतना कमाता हूँ, इतना मैं खर्च दूंगा, लेकिन फिर भी महीने में कुछ बचेगा मेरे पास। आपको एक मुस्तकबिल नज़र आ रहा होता है अपने लिए या अपने घर वालों के लिए और बिलखसूस अपने बच्चों के लिए, तो आप बहुत चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकते हैं यार। आपकी गवर्नमेंट जो भी हो, सो लॉन्ग एज दे गवर्निंग। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि गवर्नेंस नहीं हो रही। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम वो ही अजीब व गरीब 2 नंबर वाली गलतियाँ दोहराते रहते हैं एक लूप में। देयर आर नो न्यू आइडियाज़, नो न्यू पीपल। वही मतलब किसी पिटी बातें कि नहीं लेकिन वज़ीर आज़म तो तनख्वाह नहीं लेता, बल्ले बल्ले। तो जब आप इस तरह की चीज़ों में फंस जाते हैं ना, आपका पेट भरा हुआ, आपका कारोबार चल रहा हो ना यार, आपको नहीं परवाह है आपके ऊपर कोई बादशाह बैठा हुआ है, आपके ऊपर आमिर बैठा हुआ है, आपके ऊपर वजीर आजम बैठा हुआ है, क्या हो रहा है। सो लॉन्ग एज द सिस्टम रन्स, लेकिन यहाँ पर द सिस्टम इज नॉट रनिंग। और सबसे बड़ी बात ये है यार, हमारा अपना भी बड़ा कसूर है। हमारा मीनिंग कि हमारे जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं, नहीं बिल्कुल है। पिछले अगर आप 3 दिन में देख लें, ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एडहॉक जजेस का जो मामला आया, उस पर कितनी दुनिया जहान की बातें हुई हैं, ये हुआ है वो हुआ है। इन दी एंड पता ये लगा कि जी कि वो इतनी बड़ी बात कॉन्स्टिट्यूशन में है अवेलेबल। वो चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से कितने कोई यार दोस्त को नहीं ला रहा। पूरा जुडिशल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बैठी, उन्होंने वैलिडेट किया, तब वो जजेस आ रहे हैं। क्योंकि हम ही शोर मचाते हैं ना कि यार इतने पेंडिंग केसेस पड़े हैं अदलिया में, आप हमें ये सियासी केसेस में उलझाए रखा है कौम को, बाकी मामला पड़े रहते हैं। तो आई थिंक थोड़ा हमें भी अपनी थोड़ा नहीं, देखिए हम जिस तरह से कंफ्यूजन फैलाते हैं ना, देखिए जिस तरह ये भी बात हो रही थी ना, देखें
आई मीन हम सब इसी माशरे के हिस्से हैं ना, तो जितना ये माशरा तकसीम है उतने ही हम तकसीम है। तो पॉइंट वही है ना यार कि आई मीन अब ऐसा नहीं है कि अगर एक पेड़ को बीमारी लगी हुई है तो हर फल को तक बीमारी फैलती है। सॉरी, आपके छोटे से सवाल का बहुत बड़ा जवाब आ गया, क्योंकि सवाल जो है ना वो अच्छा सवाल था ना, डीप सवाल था। इसका मतलब हाँ या ना में तो बंदा नहीं जवाब देता, हमने भी भड़ास निकालनी होती है किसी तरह कभी ना कभी। आशिक हुसैन साहब है रावलपिंडी से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ जी। मैं एक आवाज़ आ रही है सर मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ना एक टॉपिक है, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, खासतौर पर एग्रीकल्चर के ऊपर ना पाकिस्तान के अंदर। तो सर ये अंदर ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर देश के हालात को ऐसे लगता है जैसे ये कोई मुल्क को ना बिल्कुल ही खत्म करना चाहते हैं, जैसा कि पिछले 5-6 साल में देखे तो पाकिस्तान फूड क्राइसिस में चला गया। तो इसमें हुकूमत की अगर आप यकीन करें गलतियां देखें ना, तो यहाँ बड़ा एक बंदा उदास हो के ये एक बात मायूसी में कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे मुल्क दुश्मन सारे हमारे ऊपर पॉलिसी बनाने के लिए बैठते हैं। इसकी छोटी सी एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए सर, हमारी एग्रीकल्चर के अंदर अभी आप देखें कि आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इन्होंने कितने % इंक्रीज की है। अच्छा, इससे आप 2-3 साल पहले देखें हमारे पास गन्नम का कितना बड़ा बहरान है, इतना बहरान आया कि हमारे लोग भूखे मर रहे थे। एक ट्रक आता था, उसके पीछे बंदे लाइन लग के मर जाते थे। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा स्पोर्ट प्राइस थोड़ी सी बढ़ाई। अच्छा, किसान ने बड़ी मेहनत की है, हालांकि इन्होंने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने के बावजूद भी लोगों ने बड़ी मेहनत करके वीट को जनाब इन्होंने बूस्ट किया। अब एकदम देखें जब प्रोडक्शन बढ़ी है तो यार देखें गवर्नमेंट ने आगे क्या किया है किसानों के साथ। बिल्कुल। देखिए 2 साल पहले लोग भूखे मर रहे थे, आज अगर किसान ने मेहनत करके पाकिस्तान को उस मैच पे पहुंचा दिए तो जनाब इतनी प्रोडक्शन दे दी है पाकिस्तान को, तो उन्हीं लोगों का गला काटने के लिए देखिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज जो आज किसान का इन्होंने ऐसे इनको डिमोलिश की है कि मुझे बताएं आगे किसान आपको गन्नम उगा के देगा? ये हम किस माशरे अगले साल नहीं उगाएगा ना? नहीं उगाएगा, जिन्होंने ये नहीं उगाएगा। क्यों उगाएगा? जनाब गन्नम उगाएगा तो अपने उगाएगा तो आशिक साहब अपने घर के लिए उगाएगा ना। ये मतलब हाँ। आप यकीन करें घर की भी जिस रेट पे इन्होंने किया है ना, हाँ। ये जो घर की भी उगाने के लिए लोग परेशान है। वो कहते हैं कि इसकी इतनी कास्ट बढ़ गई है, हम कोई और क्रॉप उगा लें, इससे हमें प्रॉफिट मिल जाएगा और हम गन्नम खरीद लेंगे। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हम जो है ना अपने लिए भी गन्नम उगाएं। ये कहाँ अंधे हुए हैं, इनको ये कुछ नजर नहीं आ रहा। सेकंड वन में एक आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, सॉरी अगर मेरी थोड़ी सी नहीं बोले। अब देखिए मुशर्रफ दौर में आप फर्टिलाइजर का रेट देखें सर कितना था, 400 से 500 रुपए यूरिया था। DAP आपकी 2200 होता था। और उस वक्त आप देखें कि गन्ने का क्या रेट था मुशर्रफ दौर में, उसने फिर गन्ने का रेट उस वक्त उस दौर में 350 से 400 रुपए मन उसने किसानों का बेचा था। और उस वक्त शुगर का क्या रेट होता था, 24 से 25 रुपए किलो आवाम को मिला था। आज जरा आज के दौर में आ जाए, आपकी फर्टिलाइजर DAP जो है वो आपकी कितनी 14 से 15 हजार ब्लैक थी, यूरिया आपकी 6 से 7 हजार के ब्लैक थी। और चीनी का आप रेट देखें तो चीनी का रेट कहाँ पे जा रहा है, कि चीनी का रेट सर आप यहाँ पर देखें इस टाइम आवाम को किस रेट पे उन्होंने जाके ना, और गन्ने का रेट कितना रखा है 250 से 300 रुपए। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखें, चीनी का रेट कहाँ पे है, ये शुगर यार ये इनका पेट कब तक भरेंगे? अगर किसान को इतना मारना है तो फिर कम से कम आवाम से तो या सस्ती चीनी दे ले। क्या इनको कोई पूछने वाला है? इसकी पॉलिसी लेकर कहाँ बैठे हैं? ये तो क्या ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को नहीं देखते? ये डाटा इनके पास नहीं जा रहा, स्टैटिस्टिक्स वाले इनको डाटा नहीं दे रहे। इसके लिए स्पेशल डिपार्टमेंट है जो डेली बेसिस पे इनको रिपोर्ट देते हैं, इन्हें एक एक चीज का पता है। लेकिन यकीन करें ये उस साइड पे पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं जैसे तो कोई मुल्क दुश्मन भी ना करे। यकीन करें मैं कहता हूँ आज अगर कोई और हमारे ऊपर कोई गोरा भी बैठा होता है ना, वो इस तरह की हमारे ऊपर खुद कुछ पॉलिसियां ना बनाता है शायद जैसे ये बना रहे हैं। बस तो यार इसी का गम है और इसी पे गुस्सा भी है कि हमारे पास सब कुछ है, वसाइल हमारे पास ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये जो मिसमैनेजमेंट है उससे चंद लोग बहुत पैसा बनाते हैं और बाकी हम सब जो है वो पिस जाते हैं। यही है मतलब अब इन्होंने सब कुछ कह दिया, इन्होंने सब कुछ कह दिया है, हम सिर्फ इतना कैसे वफ़ा ले लेते हैं। जी तो कॉलर्स डे में आज आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। अगली कॉल लेते हैं मिट्टी थरपारकर से। नील अंबर साहब हमारे साथ हैं। जनाब हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसत खान साहब क्या हाल है, खैरियत हैं? वसत खान साहब नहीं है यार, वो आज छुट्टी पे हैं, हम दोनों हाजिर हैं। हम हैं।
क्लाइमेट चेंज पे मेरा डिस्कशन था, आज वो नहीं है तो मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन हम सियासत पे बात करते हैं, समाजी सूरत-हाल पे इकनॉमिक बात करते हैं, लेकिन मौसमियाती तब्दील से जो हमें मसाइल हो रहे हैं उस पर हम बात नहीं करते हैं। अब सारे लोग गर्मी 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 पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी गर्मी बढ़ क्यों रही है उस पर कोई भी बात नहीं कर। बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर बात करना चाहें तो करें। क्यों सुनने के लिए तैयार हैं जी, आप अगर इस पे बात करना क्यों बढ़ चाहें रही तो है करें, आपके नजर सुनने में? के लिए तैयार हैं। मेरे हिसाब से एक तो आबादी बढ़ रही है। देखें, दुनिया में 2010 से ज्यादा ममालिक हैं, 2010 से ज्यादा ममालिक हैं, 8 अरब उसकी आबादी है, और हम 5 ममालिक हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इसकी आबादी है 4 अरब। हम इसको समझ नहीं रहे हैं कि ये बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए कितना दर्द है। और फिर हमारी जो लग्जरियस लाइफ है, एयर कंडीशनर है, गाड़ियां हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं है, बसें चल रही हैं, नहीं है हमारे पास। हम ये समझ नहीं रहे हैं कि इतने 2-3 साल के बाद हमें इतनी मुश्किल होगी अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए। ये गर्मी हमें 3 साल 4 साल के बाद जिंदा रहने के काबिल नहीं छोड़ेगी। सही बात है। ना हुकूमत सोच रही है, ना लोग सोच रहे हैं, और ना ही हम इसको एज ए जनरल सोच रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और इनफैक्ट इन मौज़ूआत पर हमने कई बार बात की है। पॉपुलेशन पर तो हमने अभी हाल में ही बात की है। मसला ये है कि हम जितनी भी बात करें, जब तक पॉलिसीज़ इसके मुताबिक नहीं बनेंगी तो क्या किया जा सकता है? मतलब ये कि आपके आसपास आपने देखा है कि लोग जो है ज़रा आबादी को काबू करने के लिए कोई एफर्ट कर रहे हो कि यार बच्चे जो है उसकी पूरी फ़ौज ना हो, 2-4 हो जाएं तो काफ़ी हैं। ये आपको रवैये तब्दील होते नज़र आ रहे हैं या नहीं? मेरा ख्याल है बंद हो गया। अच्छा, चले गए, चलें ठीक है, अपनी बात आपने रख ली। गुड। सिद्दीकी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? कैसे हैं आप? शुक्रिया। अल्लाह जी। सर आज मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो ये बच्चों का जो इम्पोर्टेड दूध के ऊपर जो उन्होंने जीएसटी लगा के उसे महंगा से महंगा करे जा रहे हैं, खुदारा उस पर ध्यान दें। मेडिसिन के रेट कहाँ जा रहे हैं उस पर ध्यान दें। एक तो ये मेरा सवाल है, अल्लाह और रसूल के वास्ते इन चीज़ों पे लोग नहीं, गवर्नमेंट नहीं, अदलिया नहीं, कोई तो ध्यान दे कि भूख और प्यास में बच्चे भी भूख से मर जाएंगे। एक तो ये बात। दूसरी ये बात कि आप एडॉप्ट जेट ले रहे हैं, लीजिए जरूर, लेकिन भाई खुदारा अपनी छुट्टियां तो खत्म कीजिए। 2-2 महीने की छुट्टियां, 2.5 महीने की खत्म करके सिर्फ इतवार के दिन छुट्टियां करें। इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्दी आप ही लोग सर के सर कर लेंगे। आपको एडॉप्ट लेना भी नहीं पड़ेगा। आप छुट्टियां सिर्फ संडे की करें, सिर्फ अदलिया में छुट्टी हो, सिर्फ संडे की हो, फिर देखिए मसले कैसे हल नहीं होते हैं। दोनों मेरे सवाल हैं आपके सामने। नहीं बिल्कुल, मैं कहता हूँ संडे क्यों, मतलब पूरा वीकेंड ले लो यार, हफ्ता एतवार ले लो, समर हॉलीडेज ना लें। नहीं आई मीन देखो समर हॉलीडेज को भी स्टैगर करो ना यार, कुछ तो करो ना यार। मतलब जैसे हमें तो छुट्टी नहीं मिलती, किसी को नहीं मिलती। आई मीन यार नहीं, आई मीन क्या मतलब, क्या सारी फैक्ट्रियाँ मतलब समर के लिए बंद हो जाती हैं? ये लिटरली यही कह रहे हैं। इतने इंपॉर्टेंट केसेस हैं, कह रहे हैं कि बस सर खुदा हाफिज़ यार, मैं जा रहा हूँ यार। हाँ, सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी होंगी। देखिए जैसे हर मतलब इंडस्ट्री में होता है, आप लीव के लिए अप्लाई करते हैं, आपको लीव मिलती है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। आप स्टैगर करें, ये तो नहीं है ना कि पूरा आपका निज़ाम अदल ऑफ हो गया है सर मैं जा रहा हूँ यार। और ये जहाँ तक मुझे याद है, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन ये उन दिनों का रिवाज है, ये राज का रिवाज है, क्योंकि उन दिनों में सारे गोरे जज होते थे, तो उन्होंने स्टीमर पकड़ के ना, स्टीम शिप पकड़ कर या तो पूरा अफ्रीका पार के कुछ जाना होता था, या तो फिर सुएज कनाल में जाना होता था वापस लंदन और या लीड्स या जहाँ से भी वो आते थे गोरे। तो टाइम लगता था। अब वो गोरे चले गए, लेकिन छुट्टियाँ छोड़ के चली गई हमारे लिए। वैसे ये मेरा ख्याल है ये आइडिया बुरा नहीं है जो इन्होंने सिद्दीकी साहब ने आइडिया बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूं 2 दिन ले लो यार। आपको जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं, आपको बंगले मिलते हैं, गाड़ियां मिलती हैं, लाखों की तनख्वाह मिलती है, चले वो आप अपने करियर में यहाँ तक पहुँच गए, चलें आप वो ले लें। लेकिन वाकई ये 2 महीने की जो छुट्टियों का सीन है, ये इस पर वाकई इनको नहीं। अब आप सोचें, एक सेकंड के लिए सोचें। हाँ, आप बैंक वाले आपको कहें कि यार देखें जून जुलाई में बैंक बंद है, हम छुट्टी पे जा रहे हैं यार, हमारा भी दिल है, हम भी पूरे साल काम करते हैं। कौन नहीं करता पूरे साल काम? सभी करते हैं ना। या बिजली के जो कंपनीज है वो कहें कि यार देखेंगे 2 महीनों में आपको बिजली नहीं बनेगी, हम पावर प्लांट बंद करके जा रहे हैं, चाबी बॉस के पास है। खुदा मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह होता है कि सुप्रीम कोर्ट बंद है 2 महीने के लिए। नहीं है, लेकिन फिर भी कहने में क्या हर्ज है।
बंदा अपना गुस्सा निकाल रहा है नहीं, यार। वो बात सही है कि वाकई वेकेशंस अगर इतनी ज़्यादा हैं तो क्योंकि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है हमेशा। तो उसमें जिस तरह हमारा सिपाही छुट्टी नहीं करता, देखिए सबको कुर्बानी तो जजेस को भी छुट्टी नहीं करनी सबको चाहिए। कुर्बानी है। हाँ कुर्बानी कुछ जजेस सोचें थोड़ा। आप माई बाप हैं, कंटेम्प्ट लेते ना हैं। करना यार भाई। वापस आते हैं तो फिर मजीद आपकी कॉल्स लेंगे। वेलकम बैक जी। हमारे अगले कॉलर हैं काजी फुरकान साहब रावलपिंडी से अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? बिल्कुल खैरियत, आप सुनाएं। अब आपने तो एडवर्टाइज लगाई हुई है, मैं चाहता था कि मेरी आवाज डायरेक्ट सुने, अब आप इसको काट देंगे। आपको कैसे पता है? आपको जी अब आ गए आप सामने मेरे। क्या? मेरा पहला सवाल ये है कि खुदा के लिए जो शाम को अदालतें लगती हैं टीवी पर वो खत्म कर दी जाएं तो हमारे मुल्क में आधा अमन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है, मैं आपके वजारत से वज़ीर आज़म साहब और ये जो पेट्रोलियम के वजीर हैं उनसे सवाल करता हूँ, ये आज ही के अखबार में 800 अरब ये रिफंड CBR का वो खुर्द बुर्द हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? फिर गैस महंगी है, वो कहते हैं जी ये मैं पढ़ रहा था मुस्तफा मलिक साहब का कि जी साल में इतने की गैस चोरी होती है। ये क्यों चोरी होती है, इसको कौन रोकेगा? मेरा टैक्स का पैसा है, मैं एक आम आदमी हूं, मैं जब जरूरत देखता हूं जहां चीजें हैं उसको तोड़ के बनाई जाती हैं। ये क्या वजह है? इसका जवाब आप प्लीज दे दें ताकि मेरा दिल करता है कि मुझे असेंबली में बुलाया जाए या इसी तरह आपके प्रोग्राम में मुझसे बुलाया जाए, सवाल किया जाए। मैं गवर्नमेंट अफसर रिटायर्ड हूं, मैंने 32 साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की खिदमत की है। मैं ये पूछता हूं, आज से कुछ अर्सा पहले जब बंदा रिटायर होता था, वो किसी भी ग्रेड में रिटायर हो तो वो दो काम आसानी से कर सकता था, या तो अपने बच्चे की शादी कर सकता था या मकान। अब दोनों ही मुश्किल हैं। मैं किस चीज को, मेरा दिल करता है कि मैं असेंबली में आके या इधर आके इन लोगों से सवाल करूं, एक सवाल का भी जवाब दे दे, मैं अपनी नौकरी वापस कर दूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो मैंने खिदमत किया है। तो फरकान साहब एक छोटा सा सवाल आपके लिए देखें, आपने कई मसले उठा लिए ना, FBR का भी, गैस की चोरी का भी। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप सरकारी मुलाजिम रहे हैं, मैं तो कभी नहीं रहा, लेकिन हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारा जो मिसमैनेजमेंट है ना, गलत फैसले हैं जिसकी वजह से ये सब होता है। आप इससे इत्तेफाक करेंगे? आपने 25 साल लगा दिए सरकार को, तो मसला कुछ लाइन कट गई। अच्छा चलें ठीक है, आपकी बात आ गई, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं याहिया हमीद साहब कराची से। वालेकुम अस्सलाम आप दोनों को। और मैं बहुत पहले आपका फ़ोन करता था और आज भी अब मैं फ़ोन करता हूँ तो यकीन करें ज़रार खड़ो साहब वही आपकी रेटिंग है माशाल्लाह, और उसी तरह कॉल मिलना मुश्किल है जैसे डे फर्स्ट से था। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। अच्छा, मेरा जो कंसर्न है ना वो ये है कि आज मैं देखता हूँ हवा का रुख चेंज होता नजर आ रहा है, वो अंदाजा हो जाता है टीवी की टॉप से, अदालतों से। लेकिन प्रॉब्लम ये कि वी ऑल आर द ब्लाइंड फॉलोअर्स। ठीक है, अब अगर जो हम कोई भी आएगा ना वो तो करेगा वही जो आज IMF को गालियां दे रहा है, वो उसकी हिमायत करेगा, वो कहेगा कि जो बात है सर, वो भी कहते हैं कि हमारी तो मजबूरी है। जी सर, सेम थिंग्स गोन अराउंड एवरी टाइम। ठीक है, ये तो हमें समझने की बात है। अच्छा, दूसरी बात है कि मैं एक चीज अभी मैंने देखा आपके अभी जिक्र चल रहा था बांग्लादेश में कर्फ्यू लग गया। मैंने दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में देखा है जो है ना, जब कोई आपकी जान पे बनती है ना, तो फ्रांस हो या दुनिया के महजब तरीन मुल्क हो, चाहे कोरिया हो, वहां फिर वायलेंस होती है अगर इस तरह की बातें हो। जो हमारे यहाँ प्रोटेस्ट होते हैं ना वो सरकारी स्पॉन्सर्ड होते हैं। आप यकीन करें शारा फैसल बंद कर दो 3 घंटे के लिए, सबको पता है कि बंद हो जाएंगे। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल माइलेज हासिल कर ली, आपको क्या मिला? नथिंग यू विल गेट। ये तमाशा मैं काफी अरसे से देख रहा हूँ। एक तो मेरा ये सवाल, इस किस्म के प्रोटेस्ट का क्या फायदा? दूसरा सवाल ये है कि जो हमारा ये जो सिस्टम चल रहा है जिसमें हम ब्लाइंड फॉलोअर्स बने हुए, तो हम ये कब तक ऐसा, हमारे अंदर जो शऊर की कमी है, हमारे इतने मदरसे बने हुए, इतने लोग बने हुए, इतने स्कूल बने हुए, कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है, सारे मट्टी के मादू निकल रहे हैं। यकीन करें किसी के पास अपना जहन नहीं है। अब वो ब्लाइंड फॉलोअर, अगर क्या है इससे जो आपके लीडर्स है ना वो सब बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम है, चाहे वो उलमा हो चाहे कोई भी हो, सब प्राणों में घूम रहे हैं और आपको बेवकूफ बना रहे हैं। तो कब तक ये सिलसिला चलेगा? ज़रार खुर्सा, आई जस्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन। सर ताहयात होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, होता रहेगा।
क्योंकि जैसे आपने कहा है ना यार, वो जो इकोसिस्टम है ना सर, अब इनफैक्ट कल ही किसी से बात हो रही थी, तो आप देखें कि आपके पास अगेन जैसे अभी याया साहब ने फरमाया है, आपके पास स्कूल्स हैं, आपके पास कितनी स्कॉलरशिप प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आई मीन पाकिस्तान के बारे में जो किताबें लिखी जाती हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तानी नहीं लिखते, राइट। कितनी एक्चुअल रिसर्च होती है लेकिन समहाउ वो कहीं तक पहुंचती नहीं है, राइट। तो आई मीन अगेन अब मैं आपकी हर बात के साथ मैं एग्री कर सकता हूँ याया साहब, आपने बिल्कुल मतलब जज्बात की तर्जुमानी की है यहाँ पर, और मुझे तो लगता है ऐसे ही चलता रहेगा। आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसे ही लगता है यार। इन्होंने जिस तरह कहा ना कि वो लोग अंधी तकलीद करते हैं, ऐसे ही अभी वो 3-4 दिन जो फैज़ाबाद धरना चला है एक मजहबी पार्टी का, मैं कल भी ये जिक्र कर रहा था, यहाँ पे अप्रिशिएट नहीं करते लोग कि आने जाने वाले लोगों को 4-5 दिन कितना मुसीबत रही है, अपनी सियासत चमका रहे हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे मैं वहाँ पे गुजर रहा था, मैंने देखा कि कौन से लोग वहाँ पे आए हुए थे, और आप उनका जो हुलिया देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। हाँ। उनके हाथ में डंडे हैं, उन्होंने कोई नकाब पहनी हुई है, पुलिस भी उनके साथ खड़ी है, वो भी नारे लगा रही है, तो फिर आपको लगता है कि ये सोसाइटी जो है हमारी किस तरफ जा रही है। और दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका इतना बड़ा केस चला फैज़ाबाद धरने का सुप्रीम कोर्ट में, आप उस पर पता नहीं क्या से क्या आपने स्कैंडल्स बनाए जजेस के, फिर भी वही फैज़ाबाद पे वही लोग दोबारा बैठे हुए हैं और अब आप कुछ नहीं कर। तो ये तो हमारी रियासत है ना, तो फिर अंधी तकलीद जो है, more things change, the more they stay the same. more they stay the same. तो कौन थे? शोएब हसन साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। दोनों भाई को सबसे पहले मैं सलाम कहना चाहता हूँ। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले मैं बात करूँगा फंडामेंटल राइट्स की। करें। देखिए सर, बिजली पानी गैस जो है वो पूरी दुनिया के लोगों के एक फंडामेंटल राइट्स है। अब जैसे कि मेरे बिल पे लिखा हुआ आता है यू आर ए स्टार कस्टमर, तो स्टार कस्टमर होने के बावजूद भी 12-12 घंटे की लोड शेडिंग इस गर्मी में, तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ कि देखें 75 सालों में छोटे छोटे मसले हल नहीं कर सके तो अगले 75 सालों में हमारा मतलब क्या होगा, मतलब कि आउटकम्स जो उसके आएंगे। आप एग्री कर रहे हैं मेरी बात से? तो मतलब है कि देखें शाहजेब भाई खोड़ो साहब के हम सिस्टम को किधर लेके जा रहे हैं, हम सिस्टम समझ रहे कुछ और समझ रहे, सिस्टम हमें कहाँ ले जा रहा है। हाँ सही बात है, सिस्टम ही है ना, सिस्टम है। शुक्र करें आप तो सोचिए अगर आप स्टार कस्टमर ना होते तो एक जो दूसरा इशू ये है कि कुछ गलती आवाम की भी है, बढ़ती हुई आबादी मसाइल की जड़ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें सोच समझ के बच्चे पैदा करने चाहिए। बहुत लोग ये बात कर रहे हैं यार। अच्छा ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो स्टार कस्टमर कैसे हैं, बिल टाइम पे देते हैं इसलिए? पता नहीं लिखा होगा बिल के ऊपर, मैं कभी गौर नहीं किया वैसे। हेलो, इसमें आगाही बहुत जरूरी है कि बढ़ती आबादी भी मसाइल के जड़ में से एक जड़ है। बिल्कुल ठीक नहीं सर, मैं तो कहता हूँ कि शायद सबसे बड़ी जड़ है जी, एक तरह से सबसे बड़ी जड़ है। हाँ। बिल्कुल आई एग्री विद यू, क्योंकि जब हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देंगे मैन की वुमेन की चाइल्ड की, हमने उनको किसी मकाम पे पहुंचाना नहीं, वो गली में इधर उधर घूमते रहेंगे। यही है, ठीक हो गया शोएब भाई, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। अगली कॉल लेते हैं खुशाब से, शरीफ मलिक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जिला साहब, खैरियत ठीक है? जरा थोड़ा सा ठीक ठाक है? बिल्कुल खैरियत। अच्छा जरार भाई, ये अभी जो वावेला चल रहा है ना 4 जजों की अडाक तैनाती वाला, ये वाला मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि चीफ साहब, लोग कहते हैं ना कि जी चीफ साहब की नीयत पे शक किया जा रहा है, हम बिल्कुल नहीं शक करते। चीफ साहब के 2-2.5 महीने रह गए हैं, अभी चीफ साहब इनकी तैनाती करेंगे और 2 महीने खुद छुट्टियों पे चले जाएंगे जी। मुझे ये नहीं समझ आता कि हम इस चीज से अब तक बाहर क्यों नहीं आ रहे कि यार जो लोग रिटायर हो गए हैं ना, अल्लाह का वास्ता है उनसे जान छुड़ाएं। ये वही लोग हैं 30-32 साल जिन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। आप कहते हैं ये निजाम ठीक कर देंगे, कैसे कर देंगे? 57,000 केस हैं, ये 4 जज क्या करेंगे उनको? अब मैं नाम नहीं लेता, इनमें एक जज साहब वो बैठे हुए हैं जिन्होंने सैक्ड एम्प्लॉय रिव्यूज बोर्ड वाला जो एक्ट था उसको कलअदम करार दिया था। कौन सा वाला? सैक्ड एम्प्लॉय रिव्यू एक्ट जो था, जिसमें 16,000 बंदों को इन्होंने नौकरियों से फारिग किया था। और वो जज साहब की अगले दिन रिटायरमेंट थी। एक दिन उन्होंने फैसला सुनाया और वो फैसला मैं आज टीवी पे कह रहा हूं कि वो फैसला इलीगल था।
इलीगल इस लिहाज से था कि जब कोई जजमेंट रिजर्व होती है, वो जजमेंट रिजर्व हुई थी 2019 में और अनाउंस कर रहे हैं उसको 2021 में। हालांकि 90 दिन अगर कोई जजमेंट रिजर्व रहे तो 90 दिन से ज्यादा अगर उसे हो जाए तो उसकी दोबारा समाअत होती है, वो जजमेंट अनाउंस नहीं की जाती। लेकिन इस जज साहब ने इन्होंने उसका रगड़ा निकाल दिया, 16,000 बंदा निकाला, लाखों लोग जो थे वो उनके घर के चूल्हे ठंडे हो गए। तो ये देखें, इन चीजों से हमें अब बाहर आना पड़ेगा। ऐसे तो ये निजाम ठीक नहीं होगा। ईओबीआई केस का इन्होंने फैसला किया है, ठीक है ना, ईओबीआई एक्ट 1976 का डिसीजन आया है, उसमें यही किया है कि यार 25 साल बाद आप डिसीजन दे रहे हैं कि ये ईओबीआई एक्ट 1976 की शिक नंबर 22 जो है उसमें, हालांकि और उसमें इन्होंने कानून को रीराइट किया है, उसमें कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि ये शिक जो है ये सिर्फ लागू होगी 1976 वाले लोगों पे, बाद में ये शिक लागू नहीं होगी। अब 25 साल बाद फैसला दे दिया कि जिसकी 15 साल सर्विस होगी उसको सिर्फ ईओबीआई की पेंशन मिलेगी। हालांकि उसमें शामिल था कि 5 साल जिसकी सर्विस है, अगर कोई 40 साल से ऊपर का बंदा 45 साल से ऊपर का है और उसकी 5 साल सर्विस है तो उसको मिलेगी। अगर कोई 38 साल से ऊपर का है तो उसकी 7 साल सर्विस होगी। तो अगर कोई 40 साल से कम उम्र का बंदा है और वो भर्ती हुआ किसी का, अब मुझे ये बताएं, आपके इदारे में जो लोग काम कर रहे हैं, मुझे कोई एक बंदा बता दें जो 15 साल से काम कर रहा हो। प्राइवेट इदारों में 15 साल बंदे को कंटिन्यू नौकरी करने कौन देता है? पहली बात तो यह है कि हमारे इदारे जो हैं वो ईओबीआई के पास अपने बंदों की रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाते। यहाँ सब कुछ फेक चल रहा है। हुकूमत ने 37,000 रुपया तनख्वाह कम अज कम मुकर्रर की है। मुझे बताएं कौन सा मुलाजिम है प्राइवेट किसी मिल का या फैक्ट्री का, या ये जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं बैंकों के बाहर, जाके किसी से पूछें, किसी को 37,000 तनख्वाह मिल रही है? नहीं। मतलब कानून बनाने की हद तक। अब देखें, ये निज़ाम अगर आप लोगों ने ठीक करना है ना, तो इसके निज़ाम को ठीक करने के लिए देखें 26 असामियां खाली हैं लाहौर हाई कोर्ट की। आपके 17 जजेस हैं, आप 17 की बजाय इनको 47 कर दें, तादाद असामियां बढ़ा दें, हाई कोर्ट से जजेस को लेके आए, उनको प्रमोट करें, उनको यहाँ पे तैनात करें। जो लोग चले गए हैं, अल्लाह का वास्ता है, पता नहीं कहाँ से, हमारा कौन सा इदारा है जिसमें रिटायर्ड सरकारी अफसर तैनात नहीं है? सही बात है। और 12, 14, 18 लाख उनकी तनख्वाह है। उनकी मराहत देखें तो वो एक जो हेड है वो हमें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा में पड़ता है, और उस बंदे का उस इदारे के साथ कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, उसको अलग से ही नहीं पता। मुझे बताएं, चेयरमैन वापडा जो बंदा लगा हुआ है, उसका वापडा से क्या था, उसका वापडा से क्या ताल्लुक है? चेयरमैन नादा को वो तो बिजली के बल्ब का स्विच नहीं चेंज कर सकता। सही बात है। आपने उसको वापडा का चेयरमैन लगा दिया है, वो वापडा को कैसे ठीक करेगा? देखिए, मेरिट पे जब तक हम नहीं चलेंगे, जो रिटायर होता है, मैं खुद रिटायर्ड पर्सन हूँ, मुझे किसी इदारे को नहीं लेना चाहिए। मैंने अपनी जो सर्विसेज जितनी अरसा देनी थी, अच्छी दी हैं या बुरी दी हैं, मैं दे के आ गया हूँ। अब मेरे बाद जो आने वाली नस्ल है, अब नई नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। अब देखा है पिछले दिनों वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे कि वो मुफा के बाहर जो लड़के बच्चे बेचारे डिग्रियां लेके फिर रहे हैं मुल्क से भागने के लिए। हाँ। वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अपनी स्टैंप लगवाने के लिए गए हैं कि हमारी डिग्रियों पर स्टैंप कर दें, हम लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल जो है भाई, वो मुल्क छोड़ के जा रही है इन्हीं हालात की वजह से। सही बात है। शुक्रिया शरीफ मलिक साहब, बहुत सारी बातें आपने की और सब सही की हैं। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो आपकी मजीद कॉल्स लेंगे। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉल है एजाज मुजफ्फर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी सर। जी वालेकुम सलाम जी। जी, मैं इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में शिरकत करता रहा हूँ। चर्चा के हवाले से मैंने बहुत बात की, लेकिन अब मैं नहीं करूँगा, मैं बहुत दूसरा पॉइंट ब्लॉक। अच्छा, मैं जो आज बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि मैं एक सरकारी इदारे में एक छोटा सा अफसर था जो अभी हाल ही में रिटायर हुआ हूँ। तो ये जो मुतासरीन है ना, पेंशनर्स खास तौर पर, उनके हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। देखें, सरकारी मुलाजिम या सरकारी अफसर जब अपॉइंट होता है तो उसकी सैलरी के साथ जो है 3 डिडक्शन हो जाती है शुरू से ही। उसमें एक तो जनरल प्रोविडेंट फंड होता है, एक होता है बेनेवोलेंट फंड, और तीसरा होता है ग्रुप इंश्योरेंस। अब आप ये देखें कि कितनी बड़ी डिस्पैरिटी है, यहाँ पर तफावत है कि इन तीनों में से जो कटौती होती है ना, डिडक्शन होती है, उसमें सिर्फ एक मिलता है हमें, वो होता है जनरल प्रोविडेंट फंड, और उसके साथ साथ ग्रेजुएटी। अब ये
कहाँ चला जाता है ग्रुप इंश्योरेंस और बेनेवोलेंट फंड? आपको पता है बेनेवोलेंट फंड जो है उसका जिस मद में मद के लिए जो कटौती होती है उसमें से गवर्नमेंट हमें देती है, यानी बच्ची की शादी हो गई या खुदा ना खासा फौत हो गए हैं उसके लिए। तो बहरहाल अच्छा, एक बात और है कि डिस्पैरिटी आप ये देखें कि केबीके के अंदर जो है वहाँ सरकारी मुलाजमीन और अफसरान को मिल रहा है। उन्होंने केस किया सुप्रीम कोर्ट में और मोड से जीते वो और उनको मिल रहा है। और ये आप देखेंगे सिंध में क्या है कि बस वो लेटरबाजी होती है। अभी एक लेटर आया है, वो मैंने पढ़ा था, तमाम सूबों में भेजा गया है कि आप लोग जरा हमें सजेशन दें कि ग्रुप इंश्योरेंस किस तरह से दी जाए सरकारी मुलाजमीन और अफसरान को सिंध। तो अब ये तो सूरत हाल है। अब आप देखें कि ये एक आसरा होता है सरकारी मुलाजिम या अफसर को कि जब वो रिटायर हो तो उसको कुछ मिले, बेनिफिट होते हैं, फंड्स मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो नहीं मिल पाते जो उसको एक्सपेक्टेशन थे। तो बस आपसे यही गुजारिश है कि हुकाम बाला तक आप ये हमारी बात पहुंचाएं, क्योंकि मेरा ताल्लुक सिंध से है, तो लिहाजा सिंध हुकूमत को आप जरूर बोलें ये, और उम्मीद है कि आप लोग लर्नेड लोग हैं बहुत आगे पहुंचाएंगे ये बात। ठीक है, में आने वाली की बात। शुक्रिया। जो वादा है पेंशनर से वो तो गवर्नमेंट को पूरा करना चाहिए ना, उसमें इतने बरसों के बाद रद्दोबदल करना तो वो ज्यादती है ना। तो ठीक है, हमारे प्रोग्राम का वक्त थोड़ा सा कम रह गया है। अगली कॉल लेते हैं। फयाज खान साहब हमारे साथ हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। सर बात यह है कि बारिश का मौसम है और इस वक्त जो है, जो मैं इलाके का विजिट किया है, मैं मुख्तलिफ एरिए में गया हूँ, तो मैंने अक्सर लोगों को देखा कि बारिश के जो पानी होता है उसके लिए जो है ये मैन हॉल के ढक्कन जो है सेवरेज के ये हटा देते हैं और या सुराख कर देते हैं। तमाम पानी जो है वो बारिश का पानी उसके अंदर जाता है, जिसकी वजह से लाइनें चौक हो जाती है, लाइनें तबाह हो जाती हैं 2-4 दिन की बारिश से। फिर आगे जो है हमारे लिए प्रॉब्लम्स आती हैं, जो गंदा पानी पे पूरे इलाके में तख्तून और बीमारियां फैलाता है। ये तो है, लेकिन अभी मेमन गोट में जो मैन हॉल में बच्चे गिरे और उनकी डेथ हो गई, तो कोई रात में अगर स्कूटर पे आ रहा हो और उस बेचारे को पता नहीं हो और ढकना जो है वो साइड पे हो कि भाई बारिश का पानी जाए, तो किसी की भी डेथ हो सकती है। तो हुकूमत बाला से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में जो है जिस जगह पे सेवरेज के ढक्कन नहीं है वहाँ पे ढक्कन लगाए जाएं। और सेकेंडली हमारी आपके चैनल के तवज्जो से रिक्वेस्ट है लोगों से कि बराए मेहरबानी ये बारिश 2 दिन की है, लेकिन इसके जो बारिश का पानी है ये आगे पीछे कर दें, लेकिन इसे सेवरेज लाइन में ना डालें। इससे लाइनें भी चौक होती हैं और रात में कोई मोटरसाइकिल वाला या कोई आपका अपना ही बच्चा इसमें गिर सकता है। इसलिए प्लीज 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 इसके लिए ख्याल करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सही है, मतलब थोड़ा सा खुद भी सोचिए ना यार। हाँ, मतलब जो बात जिम्मेदारी लेनी है ना, सब कुछ हम कहते हैं गवर्नमेंट आके फिक्स कर दे, गवर्नमेंट आके फिक्स करे। तो चले, इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं ख़त्म हुआ। अब पीर को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।